नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसी प्रकार यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का 12वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे और इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के राजाओं को लेकर के, गुप्त काल को लेकर के आपसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आने वाले अब 2 से 3 वीडियोस में हम पूरे गुप्त साम्राज्य को कवर कर जाएंगे। आज हम गुप्त शासक कौन कौन से आए, कौन महत्वपूर्ण है, उनसे रिलेटेड बातों को यहाँ पर देखेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और इनसे जुड़े हुए जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाते हुए चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था। देखिए, गुप्त वंश ने जो शासन किया था 319 से 500 ईस्वी के मध्य में इन्होंने शासन किया था। ये इसके नज़दीकी तिथि यहाँ पर दी गई है। अगर हम एग्जैक्ट गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश आपका 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, श्रीगुप्त और घटोत्कच को नहीं माना जाता, ठीक है। इसका कारण यह दिया जाता है कि जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे वो दोनों स्वतंत्र राजा नहीं थे, वो किसी के अधीन शासन करते थे। इसीलिए उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं करी, केवल महाराज की उपाधि धारण करी। और उस समय महाराज की उपाधि जो सामंत होते थे वो धारण करते थे। जो तीसरा राजा आता है 319 ईस्वी में, चंद्रगुप्त प्रथम, ये पहला गुप्त राजा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी, और इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम से ही गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, आप बताएंगे श्रीगुप्त, और अगर पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इसके बाद अंतिम जो राजा था उसका नाम विष्णुगुप्त था। वो 543 से लेकर 550 तक शासन करता है। तो गुप्त वंश का जो खत्म हुआ गुप्त वंश वो 550 में हुआ। जो यहां पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, सबसे नजदीक जो इसकी तिथि बैठती है वो 319 से 500 के बीच में आता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुप्त जो राजा था पहला, जो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, इसी ने 319 में गुप्त संवत की भी शुरुआत करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो 4 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला राजा कौन था? सही आंसर है प्रवरसेन प्रथम। देखिए, जो प्रवरसेन प्रथम था ये एक वाकटक वंश था, महाराष्ट्र की साइड ये शासन करते थे, उन्हीं में से एक राजा था और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसकी आपको याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 2 बार ये पेपर में आया है और यहां पर केवल 2 बार है, इससे ज्यादा बार ये पेपर में आपसे पूछा गया है। वही वाकटक वंश है जिसके साथ बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, अपनी पुत्री का विवाह वो इसी वंश के साथ, जो इस वंश में एक राजा आएगा रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ कर देता है। तो वाकटक वंश गुप्त वंश के समकालीन वंश था, महाराष्ट्र के साइड शासन करता था और इसी का एक प्रमुख राजा प्रवरसेन प्रथम, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसको आपने याद करना है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसे भारत का नेपोलियन किसने बोला? तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है विंसेंट स्मिथ, ठीक है। विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला गया है। इसको भी याद करना है क्योंकि इसको इसकी विजयों के लिए जाना जाता है। इसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था, तो इसके विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को अप्रतिरथ भी बोला जाता है। इसके अलावा पराक्रमांक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करना है। समुद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, ठीक है। निम्नलिखित में से
किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो देवगुप्त के नाम से कौन जाना जाता है? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, तो आप चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को करेंगे। ठीक है, इसी के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। वैसे पूरे गुप्त काल को कहते हैं, लेकिन अगर किसी एक राजा का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसी राजा का नाम बताएंगे। इन्हें देवगुप्त, इसके अलावा देवराज, देवर्षि, इन नामों से भी जाना गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी? देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त राजा समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। वो उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण करी, लेकिन इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण करी। तो इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? देखिए, परम भागवत की उपाधि हमने अभी बात करी, समुद्रगुप्त था। ठीक है, कहीं कहीं पर इसका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय भी दिया गया है, तो अगर समुद्रगुप्त ऑप्शन में ना हो तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय को टिक करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको दिया है, मैक्सिमम समुद्रगुप्त को ही माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? देखिए, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति लेख भी कहते हैं, ये आपके दो राजाओं से संबंधित है। इसमें अशोक का भी है और समुद्रगुप्त का भी है। मूलतः ये अशोक का था, इसी के ऊपर समुद्रगुप्त का जो उसकी प्रशस्तियां थी, जो उसकी तारीफें थी, वो यहां पर अंकित करवाई गई थी। ठीक है, तो ये जो इस इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, ये किस किस से संबंधित है? अशोक और समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। इसमें जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। और किसने किया? यहां पर यह उल्लेख हरिसेन के द्वारा किया गया है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? अब देखिए, यहां पर यह प्रॉपर क्वेश्चन है। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है, यह आपको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। जैसा हमने ऊपर बात करी कि वो जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई है और प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, वो दो राजाओं से संबंधित है। मूलतः अशोक का था, उसी पर समुद्रगुप्त की विजयों को भी बताया गया है। ठीक है, तो अशोक के स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? देखिए, जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, इसमें समुद्रगुप्त की जानकारियां मिलती है। और किसने लिखवाई थी? हरिसेन ने, जो इसका दरबारी था। और इसमें समुद्रगुप्त के ही सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति को लेकर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? अब देखिए, हमने ऊपर बात करी कि समुद्रगुप्त ने 12 दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया था। दक्षिणापथ के राजाओं को इसने पराजित किया था। उन्हीं में से एक राज्य था कौशल, और इसके राजा का नाम आपसे हाल ही में पूछा गया है। कौशल का जो राजा था, इसका नाम था महेंद्र। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 12 राज्य जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया और इनके राजा? क्योंकि एक का नाम पूछा है, हो सकता है आपसे बाकी के भी पूछ लिए जाएं, तो इनको लिख लीजिए। पहली चीज इसको लिखिए कि जो इनके बारे में जानकारी है कि इसने 12 राज्यों को हराया, 12 राजाओं को पराजित किया। और ये जानकारियां हमें कहां से मिलती हैं? इसके प्रयाग प्रशस्ति से। पहला राजा जो इसने पराजित किया वो कौराल का मंटराज था। उसके बाद इसने पिष्टपुर के महेंद्रगिरी को पराजित किया। कौशल के फिर इसने महेंद्र को पराजित किया। उसके बाद महाकांतार के व्याघ्र राज को पराजित किया। 5वें नंबर पर इसने कोटूर के स्वामी दत्त को पराजित किया। उसके बाद एरंड पल का इसने जो दमन राजा था उसको पराजित किया। उसके बाद अवमुक्त का नीलराज, उसको पराजित किया। वेंगी के हस्ती वर्मा को इसने पराजित किया। पालक्य के उग्रसेन को इसने पराजित किया। देवराष्ट्र में एक राजा कुबेर, उसे इसने पराजित किया। कुशल स्थलपुर का एक राजा धनंजय, उसको इसने पराजित किया। और अंत में कांची का विष्णु गोप करके एक राजा था, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया।
तो ये 12 राज्य और 12 राजाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है जैसे यहां पर 2017 में बना था। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, इस पे हमें जहांगीर के आदेश भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको याद करना है। देखिए, बेसिकली जो अशोक का एक स्तंभ लेख था, अशोक ने अपना एक स्तंभ कौशांबी में लगवाया था। ठीक है, इसी स्तंभ लेख को ऊपर बाद में जो समुद्रगुप्त था इसकी प्रशस्तियां लिखी गई और बाद में इस कौशांबी लेख को अकबर के द्वारा इलाहाबाद में लाया गया। ठीक है, और फिर इसके नीचे जहांगीर ने भी अपने बारे में कुछ जानकारियां यहां पर दी। तो इसको याद करना है, पूछा जाता है। ठीक है, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? देखिए, पृथ्वी प्रथम वीर यानी पृथ्वी का पहला वीर, जिसका कोई विरोधी नहीं है, पूरे विश्व में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, किसकी उपाधि थी? यह बोला जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, पृथ्वी प्रथम वीर, जिसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, पृथ्वी का पहला वीर किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसकी उपाधि थी ये। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए, वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर देखा और ये भी लेटेस्ट में आया है, इसीलिए मैंने आपको 12 राजाओं के नाम बताए। अब आपको मैच करना है। इधर आपको दक्षिण भारत के राजा दिए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने हराया और यहां पर उनके राज्य दिए हैं, और ये क्वेश्चन 2018 में आया, तो 17-18 तो लेटेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। धनंजय कहां का राजा था? हमने देखा कुस्थलपुर का था। ठीक है, नीलराज ये कहां का था? अवमुक्त का था। कांची जिसको उसने अंत में हराया था, विष्णुगोपा यहां का राजा था, और उग्रसेन पालक्का का राजा था। तो ये 4, और बाकी जो हमने ऊपर देखे कि कौराल का राजा मंटराज था, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी था, कौशल का महेंद्र था। ये सारे नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? देखिए, दिल्ली में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसके आंगन में, इसके प्रांगण में एक लौह स्तंभ है जो कि चंद्र की स्मृति में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मेहरौली नामक ये जगह है, यहां पर ये मेहरौली लौह स्तंभ हमें देखने को मिलता है, कुतुब मीनार के नजदीक है। इसमें हमें किसी चंद्र राजा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, किसी चंद्र राजा के बारे में उपलब्धियां यहां पर बताई गई हैं, और इतिहासकार मानते हैं कि जो ये चंद्र राजा है ये और कोई नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, चंद्र के बारे में है, ज्यादातर माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, उसका ही नाम यहां पर ये दिया गया है। ये जो आपका मेहरौली लौह स्तंभ है, इसके शीर्ष पर भगवान विष्णु का जो उनका वाहन था गरुड़, उसका चित्र हमें अंकित मिलता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विष्णु भगवान का उपासक था। तो उससे भी ये प्रूफ होता है कि ये जो चंद्र बताया गया, यहां पर चंद्र राजा का नाम बताया गया है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। ठीक है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? देखिए, हुणों ने भारत पर आक्रमण करना गुप्त काल में ही शुरू किया था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हुणों की अगर हम बात करते हैं, हुण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। ठीक है, और ये आक्रमण करते थे, वहां पर अपना कब्जा करते थे। इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण जो गुप्त राजा था स्कंदगुप्त, इसके काल में किया था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में किया था? तो इनका एक नेता जिसका नाम था खुशनवाज। ठीक है, पहला हुण नेता जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। इसकी जानकारी कि स्कंदगुप्त और खुशनवाज के नेतृत्व में हुणों के बीच जो ये युद्ध हुआ, इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। क्वेश्चन बनता है कि भारत पर हुणों के आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख किसका है? स्कंदगुप्त का। इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह पराजित यहां पर कर दिया था। हालांकि बाद में फिर ये दोबारा से आक्रमण करते हैं काफी सालों के बाद। उस समय आता है तोरमाण। ठीक है, जो दूसरा आक्रमण होता है हुणों का, वो तोरमाण के नेतृत्व में होता है। ठीक है, और ये कुछ भागों को यहां पर जीत लेता है, और फिर इसी तोरमाण का पुत्र आता है मिहिरकुल, जो कि
हुणों में सबसे प्रतापी राजा जिसे माना जाता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आपको पहले वाले का नेता जो कुशनवाज था उसने हमला किया, और उसके बाद तोरमान ने हमला किया, और इसी का बेटा था मिहिर कुल। ठीक है, चलिए। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हुणों ने भारत पर कब आक्रमण किया? स्कंदगुप्त के शासन काल में। ठीक है, गुप्त वंश का राजा था स्कंदगुप्त, और इसी के काल में हुणों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। ठीक है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था कौन था? तो गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया वो स्कंदगुप्त था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? फिर से वही क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है हुणों को लेकर के और स्कंदगुप्त को लेकर के और इसके भीतरी स्तंभ लेख को लेकर के। तो आपको याद करना है। ठीक है, हुणों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त, और जानकारी कहां से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, यह हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण क्या थे? विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के काफी सारे कारण थे। 550 ईस्वी में यह वंश पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। ठीक है, और 319 से प्रॉपर तरीके से ये शासन करना शुरू करते हैं। इसके खत्म होने का जो कारण था, एक प्रमुख कारण हुण आक्रमण था। प्रशासन का सामंतीय ढांचा था, क्योंकि इन्होंने सामंतीय व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ावा दिया। जगह जगह इन्होंने सामंत अपने नियुक्त कर दिए थे, जो समय समय पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ठीक है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। शुरुआत में जब गुप्त साम्राज्य आया तो ये ब्राह्मण वंशीय राजा थे। ठीक है, ये सनातन धर्म को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन यहां पर कर लिया था। ठीक है, तो उसको भी एक कारण यहां पर माना जाता है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। अरब आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं माना जाता, क्योंकि अरब आक्रमण काफी समय के बाद होता है। ये 550 ईस्वी में खत्म हो जाते हैं। अरब आपके 700 कुछ ईस्वी से आगे 712 में पहला आक्रमण होता है, वहां से शुरू होते हैं। तो अरब आक्रमण का गुप्त साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, शक विजेता किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है? शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गुप्त वंश का पहला प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद राजा बना समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र रामगुप्त राजा बना। ठीक है, ये रामगुप्त एक कमजोर शासक था। ठीक है, और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी देवी किसकी पत्नी थी? रामगुप्त की पत्नी थी। ये काफी कमजोर शासक था। जो शक थे उस समय, उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और वो इसकी पत्नी को प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन ये उनसे लड़ नहीं पा रहा था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने ही रामगुप्त की हत्या कर दी, ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर दिया और शकों को फिर बुरी तरीके से पराजित कर दिया। शक विजेता इसको बोला गया, और उसी उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने फिर चांदी के सिक्के भी चलवाए, जिनको गुप्त काल में रुपयक बोला जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारी छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई ताकि आपको ये सारी चीजें एक साथ याद हो जाएं कि शक कब आए, रामगुप्त कौन था, ध्रुव स्वामिनी कौन थी, समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के क्यों चलाए। तो एक छोटी सी स्टोरी से आपको ये सारे फैक्ट एक साथ याद हो जाएंगे। चलिए, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी, क्योंकि विक्रमादित्य ने भी जब विक्रम संवत चलाया था शकों को पराजित किया था। इसने भी शकों को पराजित किया और उसके बाद इसने विक्रमादित्य के साथ साथ शकरी की उपाधि भी धारण करी थी। ठीक है, चलिए। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा चंद्रगुप्त
द्वितीय था। और क्यों जारी किए थे इसने? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किए थे। ठीक है, शकों का एक अंतिम राजा, उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, उसका नाम क्या था? रुद्र सिंह तृतीय। इसी रुद्र सिंह तृतीय को जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने पराजित किया था। ठीक है, और भारत से जो पश्चिमी भारत था वहां पर शक शासन कर रहे थे, उनको पराजित करके उनको वहां से हटा दिया था। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा करी थी? फाहियान को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ये किसके काल में भारत आया था? तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। ठीक है, अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से लेके 415 ईस्वी तक था। फाहियान की बात करें, यह भारत आता है 399 ईस्वी में, तो इसको भी आपने याद करना है। और 412 ईस्वी तक यह भारत में रहता है। ठीक है, फाहियान को लेकर के एक छोटा सा और एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाहियान के बचपन का नाम क्या था? हो सकता है पूछ लिया जाए। इसके बचपन का नाम कुड था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको राजा के नाम दिए हैं और एक तरफ उनके अभिलेख दिए हैं, तो कौन किससे सुमेलित नहीं है आपने बताना है। तो चलिए देखते हैं। क्या कुमार गुप्त से मंदसौर अभिलेख संबंधित है? बिल्कुल, ये इसी का अभिलेख है। दूसरा है पतिक से संबंधित तक्षशिला अभिलेख, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रभावती गुप्ता से उदयगिरी गुहा अभिलेख, क्या ये इससे संबंधित है? तो ये आपका इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो उदयगिरी गुहा लेख है आपका, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, और वही चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दी थी, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी। तो ये अभिलेख किसके बारे में है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है, प्रभावती गुप्ता का नहीं है। समुद्रगुप्त की बात करें तो एरण अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही है बिल्कुल। ठीक है, तो केवल सी वाला गलत है। एरण अभिलेख की बात करते हैं तो यहां से हमें 2-3 गुप्त राजाओं के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त का भी हमें एरण से एक अभिलेख मिला है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और गुप्त राजा था जिसका नाम था बुद्धगुप्त। ठीक है, इसका भी हमें एक अभिलेख एरण से मिला है। और सबसे फेमस वाला जो एरण अभिलेख है 510 ईस्वी का, वो किसका है? वो आपके भानुगुप्त का है। ठीक है, वो भी हमें यहीं से मिला है। तो इन 3 राजाओं के अभिलेख हमें एरण से मिले हैं, जिसमें समुद्रगुप्त भी सही है। और इसी एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का हमें उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें यह कहा गया है जो भानुगुप्त का अभिलेख है एरण वाला 510 ईस्वी का, इसमें भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख हमें इसी एरण अभिलेख में मिलता है, जो कि भानुगुप्त का है। लेकिन यहां से हमें समुद्रगुप्त का भी मिला है, बुद्धगुप्त का भी मिला है, तो ये सही है। प्रभावती गुप्ता का नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। नेक्स्ट है, सूची को यहां पर आपने मिलान करना है, एक तरफ राजा और दूसरी तरफ उनकी रानियां हैं। तो चलिए इनको मिलाते हैं। चंद्रगुप्त की बात करें, यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है, यानी कि ये वाला जो चंद्रगुप्त है ये चंद्रगुप्त प्रथम है। इसकी रानी कौन थी? चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी कुमार देवी। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करें, इसकी रानी का नाम था दत्ता देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, इसकी रानी का नाम कुबेर नागा था। और कुमारगुप्त प्रथम की बात करें, इसकी रानी का नाम अनंत देवी था। इनको याद करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी अब बन रहे हैं, देखिए 2019 का ही ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। देखिए, जब हुण आक्रमण तेजी से होने लगे और उन्होंने जहां से इंडिया का पहले व्यापार चलता था गुप्त साम्राज्य का, उसको भी समाप्त कर दिया, तो जो भारतीय व्यापारी थे ये अचानक से किसके ऊपर निर्भर हो गए थे? ये आपके दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था?
देखिए, गुप्त काल के अगर हम प्रमुख बंदरगाहों की बात करते हैं तो ये सारे के सारे आपके गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर बात करी कि जो मैक्सिमम व्यापार होता था वो दक्षिण पूर्व एशिया में होता था, और उसके लिए कौन सा बंदरगाह, क्योंकि प्रमुख का हमें यहां पे बताना है क्योंकि सारे के सारे गुप्त काल के बंदरगाह थे, ठीक है। सबसे प्रमुख की बात करें वो ताम्रलिप्ति था, ठीक है। इसी के माध्यम से भारत का जो सर्वाधिक व्यापार होता था दक्षिण पूर्व एशिया से, वो इसी के माध्यम से होता था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहां पर ऑप्शन में होता उपयुक्त सभी, क्योंकि गुप्त काल के पत्तन पूछे हैं, तब हम उसी को चूज करते, लेकिन हमें एक को चुनना था, तो इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण आपका ताम्रलिप्ति है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो अब यहां पर हम इसको चुन सकते हैं, हम इसी को चूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, काम्बे, ये सारे के सारे बंदरगाह हैं गुप्त काल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो यहां पे जो सेंटर थे वह आपके किससे संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा हमारा वस्त्र उत्पादन से थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल का एक प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग, ठीक है, इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? देखिए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की, और इसकी जो विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में इसने बताया है, यानी कि किस तरीके से उसके दरबार में षड्यंत्र वगैरह चल रहे थे, उसकी जानकारी किसने दी है? विशाख दत्त ने अपनी रचना मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये मौर्य से समकालीन थे या मौर्य से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? देखिए, औषधि के क्षेत्र में आपने बताना है और गुप्त काल के। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो औषधि के क्षेत्र से संबंधित हो गुप्त काल के, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। सुश्रुत की बात करें, ये औषधि से संबंधित हैं, ये शल्य क्रिया के जनक माने जाते हैं, लेकिन इनका काल गुप्त काल नहीं है, इनका काल 600 ईसा पूर्व का है। गुप्त काल आपके 300 ईसा के बाद शुरू हुआ, तो 600 साल ये और 300 साल ये, लगभग 1000 साल का अंतर है इन दोनों के काल में, तो ये गुप्त काल का नहीं है। सौमिल की बात करते हैं, ये गुप्त काल का है, लेकिन ये औषधि से संबंधित नहीं है, ये एक प्रसिद्ध नाटककार था, ठीक है, गुप्त काल का। अगर हम शूद्रक की बात करते हैं तो शूद्रक भी आपके गुप्त काल के हैं, लेकिन ये भी औषधि से संबंधित नहीं है, ये भी नाटककार है, ठीक है। शौनक की बात करते हैं तो ये एक ऋषि हैं जो ऋग्वैदिक काल के थे, ठीक है। तो केवल औषधि से संबंधित सुश्रुत हैं, लेकिन इनका काल अलग है, तो इसको आपने याद करना है, ठीक है। हालांकि जब इस क्वेश्चन को आंसर किया था आयोग ने, उन्होंने सुश्रुत को आंसर माना था केवल औषधि के आधार पे। वैसे इसका जो प्रॉपर आंसर है वो ऑप्शन ई इसका उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? देखिए, यहां पर अब प्राचीन भारत का आयुर्वेद शास्त्र पूछा है, तो कौन संबंधित नहीं है? धन्वंतरी संबंधित हैं, चरक संबंधित हैं, सुश्रुत संबंधित हैं, भास्कराचार्य एक प्रसिद्ध खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे, ठीक है। और इन्हीं की एक किताब है लीलावती नाम की। लीलावती किताब किसके ऊपर है? तो यह गणित की एक काफी प्रसिद्ध किताब है, ठीक है। तो इसको भी आपने याद करना है, गणित विषय का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इनकी किताब लीलावती, ठीक है। लीलावती के लेखक कौन हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अभी हमने देखा भास्कराचार्य लीलावती के लेखक हैं, और ये किससे संबंधित है? तो गणित विषय से ये संबंधित है, ठीक है। भारत यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, ये कहां स्थित था? फाहियान के बारे में हमने ऊपर बात करी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये भारत आया था, और इसने कहा कि एक अस्पताल टाइप का इस शहर में है। किस शहर में? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वो लिखता है अपने ग्रंथों में, अपने वृतांतों में, कि पाटलिपुत्र में एक औषधालय खोला गया है जिसको वहां के धनी लोगों ने खोला है, और जहां से जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में दवाइयां, भोजन उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो अस्पताल के बारे में उल्लेख किया है फाहियान ने, जो पाटलिपुत्र में था, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसमें आपने बताना है कि कौन ज्योतिष से संबंधित था। सही आंसर है शपणक। जो शपणक था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी था, उसके दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक था और ये ज्योतिष था। आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों के नाम और वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पूछा गया है, हो सकता है बाकी के 8 भी पूछ लिए जाएं, तो जल्दी से उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख जो नवरत्न थे उनका नाम था महाकवि कालिदास। किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य। दूसरे थे धन्वंतरी, जो चिकित्सा से संबंधित थे। तीसरे वराहमिहिर, जो कि खगोल वैज्ञानिक थे। चौथे आपके अमर सिंह थे, जो कि एक तरीके से शब्दकोश निर्माता थे, डिक्शनरी निर्माता थे। ठीक है। पांचवें शंकु थे, जो कि आपके एक आर्किटेक्चर थे, वास्तुकार थे। छठे जो थे उनका नाम शपणक, जो हमने देखा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर था। ठीक है। फिर आते हैं वरुरुचि। वरुरुचि एक तरीके से आप कह सकते हैं व्याकरण वाला था, ये उनका क्षेत्र का। ठीक है, ग्रामेरियन था। और इसके बाद आता है 8वां, एक था वेटल भट्ट। ठीक है, वेटल भट्ट ये एक जादूगर था। और एक आता है घट करपर, ये एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है कालिदास किसके शासन काल में थे। तो कालिदास किसके शासन काल में थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी हम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है? तो ये व्याख्या करी थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट भी गुप्त काल के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है। सबसे पहले इन्होंने बताया। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इनमें से आपने स्वर्ण मुद्रा बतानी है। देखिए, गुप्त काल में कौड़ी का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है, दैनिक उपयोग के लिए, लेकिन स्वर्ण मुद्रा पूछा है तो दिनार गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा है। और रजत मुद्रा की बात करें तो रूपक मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो अभी हमने देखा गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोला जाता था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो गुप्त काल की रजत मुद्राओं को रूपक बोला जाता था। ठीक है, इसको आपने याद करना है। कहीं पर रूपक है, कहीं पर रुपयक है, दोनों एक ही बात है, याद करेंगे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? देखिए, सिक्के जारी करने की बात हो रही है। रजत सिक्के अगर पूछेगा तो हम चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम बता देंगे। ठीक है, उसी ने सबसे पहले किए, लेकिन उससे पहले भी अलग प्रकार के सिक्के जारी कर दिए थे, क्योंकि एक पूरी तरीके से वो स्वतंत्र राजा था, अपने सिक्के उसने चलाए, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच और श्रीगुप्त ये दोनों चंद्रगुप्त प्रथम से पहले के राजा थे गुप्त काल के। ठीक है, श्रीगुप्त को संस्थापक मानते हैं, लेकिन जैसा हमने ऊपर बात करी, ये किसी के सामंत थे। इन्होंने कोई अपने सिक्के चलाए हों इसका प्रमाण नहीं मिलता। सिक्कों के बारे में जानकारी चंद्रगुप्त प्रथम से हमें देखने को मिलती है। ठीक है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? देखिए, गुप्त काल के जो नाटक लिखे गए हैं उनमें जो स्त्रियां होती थी, जो शूद्र होते थे, ये कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये आपके प्राकृत बोलते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए, स्त्री और जो शूद्र होते थे ये वहां पे प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, और जो उच्च वर्ण के लोग होते थे वो संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि शूद्र और महिलाओं के द्वारा कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था? तो आप बताएंगे प्राकृत। और गुप्त काल में उच्च वर्ण के जो व्यक्ति होते थे वो नाटकों में किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? वो संस्कृत का करते थे। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का जो पहला हमें लिखित साक्ष्य मिलता है, अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, ये एरण अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किसका है ये एरण अभिलेख? हमने ऊपर बात करी भानु गुप्त का, गुप्त वंश का राजा है।
510 ईस्वी का ये अभिलेख है और इसमें यह बताया गया है, जैसा हमने ऊपर देखा, कि भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। ठीक है, और ये युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद इसकी पत्नी सती हो जाती है। ठीक है, तो इस अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है, इस गोपराज और इसकी पत्नी के बारे में। गुप्त संवत की स्थापना किसने करी थी? अब ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दोनों गुप्त यहां पर दिए गए हैं, चंद्रगुप्त दिए गए हैं। याद करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय काफी प्रसिद्ध राजा था, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, 319 ईस्वी में चलाया था। सूची मिलान करना है, एक तरफ राजा का नाम है और दूसरी तरफ उनकी कुछ उपाधियां दी गई हैं। तो चलिए मिलाते हैं। अशोक का क्या नाम हमें मिलता है? प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा, जब हमने मौर्य साम्राज्य की बात करी, अशोक को प्रियदर्शिनी बोला गया है। समुद्रगुप्त की बात करें, शुरुआत में मैंने आपको बताया इसे पराक्रमक बोला गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला गया है और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य बोला गया है। ठीक है, ये कुछ उपनाम जो आपको याद करने हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? देखिए, नगरों का क्रमिक पतन यानी कि एक के बाद एक सारे नतन एक योजनाबद्ध तरीके से फेल हो जाने, सारे के सारे नगरों का, उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं जो समृद्ध नगर थे ये अचानक से उनको खत्म हो जाना, छोटे छोटे गांवों में बन के रह जाना, ये पतन हमें देखने को मिलता है गुप्त काल में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल 550 ईस्वी में खत्म होता है और इसके लगभग 100 साल के बाद 629 ईस्वी के करीब होइनसांग भारत आता है और वो बताता है अपने यात्रा वृत्तांत में कि जब होइनसांग भारत आया उस समय जो पाटलिपुत्र था, जो कि 100 साल पहले तक काफी समृद्ध था, काफी शक्तिशाली था, अब वो एक छोटा सा गांव बन के वहां पे रह जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में कि सारे नगरों का क्रमिक पतन के तौर पर हमें कहां देखने को मिलता है? गुप्त वंश में ये देखने को मिलता है, गुप्त काल में देखने को मिलता है। ठीक है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे गुप्त वंश ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर बात करी, जब हमने गुप्त काल के पतन की बात करी तो उनमें एक प्रमुख कारण यह भी था कि जो उत्तरवर्ती गुप्त राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, शुरुआत में ब्राह्मणों को ये मानते थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे और सबसे ज्यादा भूमि अनुदान इन्होंने ही किया है, इसको याद करना है। ठीक है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके काल को कहते हैं स्वर्ण युग? मौर्य को नहीं करना है, गुप्त वंश को कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश में भी अगर किसी राजा का नाम पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इसको आपने बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए महिलाओं की जो स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में हमें थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, बराबरी पर वहां पर भी नहीं, लेकिन हमें थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद से लगातार स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट ही आती है समाज में। ठीक है, तो बराबरी ये कहीं पर भी नहीं थी, न गुप्त काल में, न मौर्य काल में, न चोल राजाओं के काल में। ठीक है, उपयुक्त डी यहां पे सही है। सबसे अच्छी स्थिति जो महिलाओं की थी वो ऋग्वैदिक काल में थी। ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? सही आंसर है उपज का 6वां भाग थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल में भूमि में जो उपज होती थी उसका कुछ भाग लिया जाता था। ठीक है, जो परमानेंट कृषक होते थे, जो स्थायी कृषक होते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था, उसे बोला जाता था उद्रंग। ठीक है, और जो टेम्पररी होते थे, जो परमानेंट नहीं होते थे, अस्थायी कृषक होते थे, उनसे लिया जाने वाला कर उसे ऊपरी बोला जाता था। ठीक है, और ये कितना होता था? उपज का 6वां भाग होता था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों की अगर हम बात करें, क्योंकि गुप्त काल शुरुआत में धर्म में ज्यादा मानते थे, तो धर्मशास्त्र को ही इन्होंने फॉलो किया और उसमें भू राजस्व की जो दर बताई गई है वो भी 1/6 है, जो इन्होंने भी ली थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था?
तो वही चीज है जो हमने ऊपर देखी कि हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर कि आप इतना ले सकते हैं, ये उपयुक्त है। ठीक है, कितना माना जाता था? उपज का 6वां भाग। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में कितना कर लिया जाता था? आप बताएंगे उपज का 6वां भाग। ठीक है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत बोला जाता था? तो किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहते थे? जो बिना जोती हुई भूमि होती थी उसे अपृहत बोला जाता था गुप्त काल में। इसको आपने याद करना है। ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप, द्रोणवाप शब्द क्या निर्देशित करते हैं? तो देखिए, कुलियावाप, द्रोणवाप ये सारे आपके भूमापन हैं। ठीक है, भूमापन अलग अलग तरीके से होता था, उसी की ये सारी आपकी इकाइयां हैं, उसकी विधियां हैं। ठीक है, भूमाप की हैं कुलियावाप और द्रोणवाप। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो गुप्त साम्राज्य किसको टैक्स रहित कृषि भूमि देता था? ये देते थे ब्राह्मणों को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे ज्यादा भूमि दान में करी, और ऐसी भूमि होती थी जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, पूरी तरीके से टैक्स फ्री ये भूमि होती थी, और जिसको ये भूमि दी जाती थी पूरी तरीके से वही उसका मालिक होता था। ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? देखिए, प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं, सिंचाई कर को बिदक भागम बोला जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हिरण्य की बात करें, हिरण्य क्या था? हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला एक टैक्स था जो कि नगद के तौर पर लिया जाता था। ठीक है, उद्रंग के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं, जो टैक्स भूमि से, जो परमानेंट किसान होते थे उनसे लिया जाता था। ठीक है, और जो टेम्पररी होते थे उनसे ऊपरी या ऊपर निका लिया जाता था। ठीक है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में जो वारंगल का क्षेत्र है ये आपके लौह के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये किसके लिए विख्यात थे? आपके ये विदेशी व्यापार करने वाले प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, घंटाशाला, कदूरा, चौल ये सब क्या हैं? आपके विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। हाल ही का है, याद करेंगे। तोरमाण किस जातीय दल का था? अब देखिए, ऊपर का याद कीजिए जहां पर मैंने आपको हुणों के बारे में बताया था। पहला राजा कौन था जिसने आक्रमण किया था भारत पे हुणों में? खुश नवाज। ठीक है, उसी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। जो दूसरा आक्रमण भारत पर हुआ प्रमुख, उसका नेता तोरमाण था। किस दल का नेता था? हूण वंश का था। ठीक है, और इसी का बेटा था मिहिर कुल। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो मिहिर कुल हूण राजा है, किसका बेटा है? तोरमाण का बेटा है। ठीक है, जिसने भारत पर दूसरा हूण आक्रमण किया, और इसको पराजित किया था यशोधर्मन ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, यह मालवा का नरेश था यशोधर्मन। चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। तो 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन पे कौन आया था? सही आंसर है आपका सुन युंग। ये भारत में आया था। ठीक है, ये भारत में लगभग 1518 में आया और 1521 तक ये भारत में रहा, 3 साल के लिए। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब करी? हमने देखा कि यह भारत 1518 में आया और 1521 में भारत से चला गया। अगर हम ऑप्शन के आधार पे देखें, जो सबसे नजदीक है इसका 1515 से 1520, क्योंकि कहीं पर 15 से 1518 दिया है, तो इसको भी आपको याद करना है। ऑब्जेक्ट जो इसका आपका बिल्कुल सही है, जो आपको पहले रेफरेंस देना है वो इसको देना है। बाकी आप क्लोज सबसे अगर देखेंगे तो ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद बताना है कौन सा यहां पर सही है। तो चलिए देखते हैं। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। जो गुप्त राजा होते थे वो विश्वास करते थे कि उनमें दैवीय अधिकार हैं, उनके दैवीय अधिकार हैं, दैवीय शक्तियां हैं। ठीक है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, तो ये गलत हो जाएगा। गुप्त राजाओं के पतन का एक प्रमुख कारण भी यही था, सामंती व्यवस्था। तो केंद्रीकृत नहीं था प्रॉपर तरीके से, अलग अलग सामंत इन्होंने नियुक्त किए गए थे और वो सामंत अपने अपने इलाकों में खुद को पूरी आजादी के साथ पाते थे। तो इनका शासन उस तरीके से केंद्रीकृत नहीं था जैसा मौर्य काल था। ठीक है,
इन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, ये बिल्कुल सही है। गुप्तों ने सबसे ज्यादा भूमि दान करी ब्राह्मणों को और मंदिरों को, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। बलात् श्रम यानी कि बेगार की बात हो रही है, बिना पैसे के काम करने का, ठीक है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। देखिए, गुप्त काल में जो बेगार होता था, यानी कि आप काम करेंगे राज्य के लिए, राजा के लिए, लेकिन आपको उसका पैसा नहीं दिया जाएगा, इसे एक स्रोत के रूप में मान लिया गया और जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक टैक्स इसे मान लिया गया था गुप्त काल में। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद करना है। इसके तहत मतलब ये सभी जो नागरिक होते थे उनका दायित्व कर दिया गया कि आपको अपने राजा के लिए और अपने राज्य के लिए निःशुल्क काम करना होगा, निःशुल्क थोड़ा बहुत मेहनत वहां पे करनी होगी, ठीक है। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, कहां हुआ? तो शतरंज का खेल भारत में ही हुआ शुरुआत इसकी, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये ईरान में गया, वहां से फिर ये यूरोप में गया, ठीक है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई पुस्तक, भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो एक काफी इंपॉर्टेंट किताब मृच्छकटिकम, इसका लेखक बहुत बार आता है पेपरों में, शूद्रक इसका लेखक था। और इस किताब का जो मुख्य विषय वस्तु है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा इस किताब में इसने दी है, ठीक है, ये इसका मुख्य विषय था। तो इसको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जीके रिवीजन सीरीज हिस्ट्री का। हमने 12वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। हमने गुप्त साम्राज्य की शुरुआत करी, गुप्त वंश से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं गुप्त काल के, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले 2 या उससे 2 से 3 वीडियोस में हम पूरे गुप्त काल को कवर कर जाएंगे। मौर्य काल हम कवर कर चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सारे टॉपिक वाइज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब हम गुप्त काल में पहुंच गए हैं। बहुत जल्द ही ये आपकी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत और फिर चलेंगे आधुनिक भारत की ओर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।